जय हिंद साथियों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुलाब साइक्यू में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे। इससे पहले हमने 9th क्लास का SCERT का बुक चैप्टर 1, 2, 3 साइंस का कर चुके थे। यह हमारा चौथा चैप्टर होगा। आइए इसको करते हैं। चौथा चैप्टर का नाम है परमाणु का संरचना। देखिएगा, आपको लास्ट टाइम में SCERT का बुक को फॉलो करना है, SCERT के नोट्स पढ़ना है। तो ये पॉइंट वाइज में नोट्स है, बहुत अच्छी नोट्स है जो भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखेंगे इसको। पहला चैप्टर नाम क्या है चौथा का? परमाणु का संरचना। पदार्थों में आवेशित कण। कहता है दो वस्तुओं में आपस में रगड़ने से उसमें विद्युत आवेश आ जाता है। परमाणु विभाज्य है और आवेश कणों से बना होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की है। यह पूछा गया है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमस ने की है। प्रोटॉन की खोज या केनाल रे की खोज 1866 ईस्वी में गोल्डन स्टीन ने की है। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को e⁻⁻1 से दिखाते हैं, प्रोटॉन को p पॉजिटिव आयन से दिखाते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज जो होता है एक इक्वल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्स 0 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 होता है। अब देखेंगे परमाणु की संरचना क्या होती है। तो परमाणु अविभाज्य है। इस धारणा को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज ने गलत साबित किया। डाल्टन कहा दिया था कि परमाणु अविभाज्य है। इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज होने से ये धारणाएं गलत हो गई है। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम जो है गिवन बाय जे थॉमसन है, विच लुक्स लाइक वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। उनके अनुसार लाल भाग प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। 1906 में जे थॉमसन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और कुछ काम किए होंगे उसके लिए। इसके अनुसार नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। लेकिन जे थॉमसन मॉडल के स्टेबिलिटी को सही साबित नहीं कर सकता। अब चलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अल्फा रे हीलियम 2 आयन सोने के पन्नी जो है 1000 परमाणु के बराबर मोटी से गुजारा जाता है। परिणामतः क्या होता है? तेज़ गति चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे छोटे कणों से विक्षेपित हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गए हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां हैं, देखेंगे क्या कमियां हैं। गोलाकार कक्ष में चक्रण करते हुए आवेशित कणों से ऊर्जा का जो विकिरण होगा, इस तरह ऊर्जा विकिरित करते हुए नाभिक से टकरा जाएगा। ऐसा करने से परमाणु अस्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थिर होता है। बोर का परमाणु मॉडल क्या है? बोर की अवधारणा के देखें, हम पढ़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें कहता है विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। नील बोर को 1922 ईस्वी में परमाणु संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रदरफोर्ड को 1908 में नाभिक खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह कक्षा KLMN है या 1, 2, 3, 4 से दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन देखें, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की, जो अनावेशित था लेकिन द्रव्यमान प्रोटॉनों के बराबर था। न्यूट्रॉन सभी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये BPSC का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे विस्तृत होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी गिवन बाय बोर एंड बेरी। इलेक्ट्रॉन जो है उसका बंटवारा का जो थ्योरी है कौन है? बोर और बेरी के द्वारा दिया गया है। अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है? किसी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो अगर पहला n बराबर 1 लेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 हो जाएगा। तो k में 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर n का मान 2 लेंगे, 2 इसका स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, इस तरह से। तो अगर 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, तो 2 8 18 432, इस तरह से KLMN इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी मैक्सिमम, अधिकतम। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक उससे पहले वाले भीतर कक्षा के पूर्ण रूप से भर नहीं जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं
क्रमानुसार बढ़ती है। अब संयोजकता क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होता है, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसको क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे कार्बन का हम ले 6 लें तो 2 और 4, इसकी वैलेंसी कितनी की 4 होगी। सोडियम का होता है 11, तो 2 8 और 1, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा 1, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएंगी। तो हमें पता है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होता है। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा बड़े होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। अकेले तत्वों में से सिर्फ हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी के 8 उसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, इसलिए इनका संयोजकता 1 होता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के जो संयोजकता होते हैं 2 होते हैं, 3 होते हैं। कैसे, मैग्नीशियम का होता है 12, 12 को इसको हम बांटेंगे 2 8 2, तो संयोजकता कितना हो जाएगी 2। एल्युमिनियम का होता है 13, तो 2 8 3, बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है 3, इस तरह से संयोजकता 3 हो जाएगा। जिस परमाणु के बाहरी क्षमता लगभग पूरी होती है वे देने से ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। उदाहरण, फ्लोरीन की जो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता 1 होगी, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। अब देखें, विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के साथ साथ पहले 18 तत्वों के परमाणु का संयोजकता, कुछ संयोजकता दिया है, कुछ खास नहीं। हाइड्रोजन का 1 है, परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो वितरण जो होंगे 1, और इस तरह से संयोजकता 1। आपको क्या करना, सिर्फ देखना है कि इसकी संयोजकता क्या है। हीलियम का क्या हो जाता है, लिथियम का 1 होता है, बेरिलियम का 2 होता है संयोजकता, बोरोन का 3 होता है, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का फिर 3 हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन देख लीजिएगा आप। फॉस्फोरस कुछ खास है नहीं है, आर्गन का 0 होता है। क्यों, क्योंकि आर्गन होता है 18, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया 2 8 8, तो ये 8 पूरा भरा हुआ है, इसकी संयोजकता क्या होगी 0, इसलिए आर्गन, हीलियम, नियॉन आर्गन के रिएक्टेंट को, ये इनर्ट गैसेस होती है, इसकी संयोजकता ज़्यादातर हीलियम को छोड़कर सबका 0 होता है। अब देखेंगे परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या होता है, आपको इससे बहुत बढ़ बढ़ के क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या बताती है। इसे Z से निरूपित किया जाता है, और ए से परमाणु द्रव्यमान को, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को Z से डिनोट करते हैं। इस तरह से एटॉमिक मास बराबर होता है Z प्लस है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एलिमेंट को दर्शाने वाले तत्व जो होते हैं, जैसे एलिमेंट को का तरीका है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इस तरह से कोई तत्व दे देंगे। यहाँ पे ऊपर में द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे परमाणु संख्या। सपोज x कोई तत्व है, यहाँ पे हम क्या सकते हैं, जैसे ये ले लेते हैं 12, इधर लेते हैं 24, तो ये 24 हो गया, उसका मास हो गया द्रव्यमान संख्या, ये हो गया परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। अब आइए समस्थानिक, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनाए। देखिएगा, समस्थानिक नाम पर ही जो आइसोटॉप्स, जिसका समान स्थान हो, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 रूप, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं, इसलिए समस्थानिक हो गए। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसका द्रव्यमान 354 है, 374 रहता है, जो 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स क्या होता है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेगारू के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। समभारिक देते हैं जिसको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। इसमें क्या होना चाहिए, समान भार होना चाहिए, तो उसमें देखा है समान स्थान होना चाहिए, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। इसमें भार यानी द्रव्यमान समान होना चाहिए। परमाणु संख्या कहता है असमान होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए। चौथा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ये हमारा 5वां चैप्टर है, जिसको बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई, या इसको बोल सकते हैं कोशिका। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने वृक्ष के छाल से प्राप्त कार्य से किया था। एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है, जैसे अमीबा, पारामीशियम और बैक्टीरिया होती है। इसको बोलते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल। प्रत्येक कोशिका जीव की एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था, याद रखना है ये डेट 1831। साइटोप्लाज्म की खोज जे पुरकेंजे ने 1839 में किया था। स्लाइडेन तथा टी स्वर ने कोशिका सिद्धांत दिया। सभी जीव जंतु कोशिका से बने हैं और जीवन का मूलभूत कोशिका होता है। विरचो के अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया गया है। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण निम्न है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है,
कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक झिल्ली कभी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक मार्ग में झिल्ली के द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। फिर देखेंगे यदि जंतु कोशिका को तनु विलयन में डाला जाए तो जल परासरण विधि द्वारा सेल अंदर जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरी दाबी विलयन कहते हैं। पानी के अंदर जाने वाली कोशिका फूल जाती है। पानी के अंदर जाने से कोशिकाएं फूल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। यदि कोशिका माध्यम में विलयन में रखा जाए, कोशिका माध्यम विलयन में रखा जाए तो कोशिका में न जल अंदर जाता है न ही बाहर। ऐसे विलयन को समपरासरणी विलयन कहते हैं। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण विधि से कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। H2SO4 जो होता है अम्ल में अंडे को डाल करके उसके कवच को हटाया जा सकता है, फिर उन्हें वर्णनात्मक झिल्ली मिलेगी। पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। बहुत बार पूछा गया प्लाज्मा झिल्ली किसी होती है, लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पौधों में कवच तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। कोशिका भित्ति के कारण प्लांट सेल जो है परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। केंद्रक क्या होता है देखिएगा। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है जिन्हें केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है वास्तविक उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक्स विल हैव क्लोरोफिल इन प्लास्टिड्स। आफ्टर दैट कहता है कोशिका द्रव्य। क्या कहता है? कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ जिसमें कोशिका घटक पाए जाते हैं उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक क्या होता है? अंतर्प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा राजधानी ये सभी कोशिका अंगक है। अंतर्प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्प्रद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी होती है और चिकनी होती है। खुरदरी को ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। में राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा लिपिड अणुओं से बनने में सहायता करता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा झिल्ली को बनाने में भी सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। लीवर सेल में SER विष तथा दवा को कहता है निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोल्जी उपकरण क्या होता है? गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण या खोज कैमिलो गोल्जी ने दिया था। गोल्जी उपकरण की सबसे पहले खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में रहते हैं जिन्हें कुंडिका कहते हैं। कहता है दे आर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा प्रोडक्ट को गोल्जी बॉडीज पैकिंग का काम करती है। गोल्जी बॉडीज मैक्स लाइसोसोम। नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य शक्कर को भी कभी कभी जटिल शक्कर में बनाने का काम करती है। 1906 में कैमिलो गोल्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं लाइसोसोम। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। इसको क्या कहा जाता है? ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। इसको कहते हैं सुइसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो किसी भी को पचा देती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुइसाइडल बैग। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से भी क्वेश्चन आता है। इसको एनर्जी हाउस कहा जाता है, एनर्जी पावर हाउस कहा जाता है। ये ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली अधिक विलीत होती है। ATP का फॉर्मेशन में मदद अंदर वाली झिल्ली करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है SSC में। इनमें से किस अंगक के पास DNA और राइबोसोम है? तो DNA राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में है। कुछ प्रोटीन खुद भी बनाते हैं। जीव द्रव्य में क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्र को आप जोड़ देंगे तो ये बना जाएगा जीव द्रव्य। अब प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड क्या होता है? तो ये सिर्फ हमारा पादप कोशिका में प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, वैसे 3 प्रकार होना चाहिए, यहाँ पे दिया 2। तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट।
एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो देखिएगा, इस प्लास्टिक में क्लोरोफिल के वर्णक होते हैं, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो आपको बता दें, और एक होता है हाँ जिसको अवर्णीय लवक बोलते हैं, वो क्या करता है, ये कुछ खाद्य पदार्थों को संचित करता है, स्टोर करता है। प्लास्टिक के पास भी डीएनए प्लास्टिक के पास भी डीएनए राइबोसोम होते हैं। कुछ राजधानियाँ देखेंगे, कुछ राजधानियाँ ठोस तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिका में राजधानी छोटा ना के बराबर होती है। पौधों की कोशिका में राजधानी 50% से लेकर के 90% तक होती है। पादप कोशिका में राजधानियों से कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। आइए अब देखेंगे 5 के बाद छठा और सातवां चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं थे तो उसको हम लोग शामिल नहीं किए, फिर भी टाइम मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे। क्या कह रहा है, यह हमारा गति का चैप्टर है जिसको बोलते हैं मोशन। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे मेरे घर से उत्तर की दिशा 2 किलोमीटर पूरब, तो हमारा ये पॉइंट से 2 किलोमीटर पूरब मेरे घर से, तो देखिएगा सापेक्ष माना जाएगा। सरल गति क्या होता है, सरल रेखीय गति, कुल दूरी में हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितना कोई वस्तु चलता है वो उसकी कुल दूरी होती है। दूरी जो है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, पूछा जाएगा अदिश राशि जिसमें बस अंकीय मान होता है, जैसे 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर, ठीक है, तो ये बराबर 12 किलोमीटर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है कि दूरी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। लेकिन चाल पूछेगा, चाल भी क्या है, अदिश राशि है। वेग पूछेगा, सदिश राशि है। वेग विस्थापन सदिश राशि है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु की डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सपोज करो एक आदमी इधर गया, एक इधर गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो स्पेस होगा, न्यूनतम दूरी होगी, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलेंगे। उदाहरण ए को बी से जाना, तो ये कुछ खास नहीं, इसको हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब चलते हैं, एक पॉइंट है, देखिएगा, दूरी होने पर विस्थापन 0 होगा, लेकिन विस्थापन 0 होने पर जरूरी नहीं है कि दूरी भी 0 हो। विस्थापन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसमें अंकीय मान और दिशा डायरेक्शन दोनों है। एक समान गति और असमान गति, क्या कह रहा है, अगर कोई वस्तु समान समय में एक निश्चित दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरा 2 घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरा घंटे में, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा लग रहा था तो 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटा लगा, तो इसको बोलते हैं एक समान गति। समान समय में समान दूरी एक समान गति कहते हैं। अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ वाला सड़क पर, पहले तो एकदम जहाँ पे सड़क प्लेन थी तो फुल स्पीड में हम लोग 40 में गए, जहाँ पे भीड़ 20, 21, 15 के स्पीड से गए, तो इस तरह से असमान गति हो गया। गति दर पर मापन देखेंगे, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की गति दर कहलाती है। गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्पीड का मीटर प्रति सेकंड होता है, और स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और स्पीड वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ये तो आप जानते ही हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे तय कुल लगा समय। अब दिशा तथा चाल में क्या आएगा, आपको यूनिट पूछेगा इससे, वह राशि जो गति और दिशा को दर्शाता है वेग कहलाती है। क्या कहता है, किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। औसत वेग जैसे सपोज प्रारंभिक वेग u लिए, अंतिम वेग भी लिए, एवरेज वेलोसिटी u प्लस भी डिवाइडेड बाय 2। अब देखें वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, तो देखिएगा, तो एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है v माइनस यू अपन टाइम। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी बाय टाइम में इसका मीटर प्रति सेकंड पहले से, इसका सेकंड, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स पावर 2 हो जाएगा। अगर त्वरण जो है वेग के विपरीत दिशा में लगे तो उसको ऋणात्मक त्वरण, इसका एक खास नाम है, उसको मंदन भी बोलते हैं, डी एक्सेलेरेशन बोलते हैं, डाई एक्सेलेरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उदाहरण, गाड़ी में ब्रेक लगाना। सीधी रेखा में गमन करती हुई वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो उसे समान त्वरण कहते हैं। गेंद का छत से नीचे जमीन पर गिरना एग्जाम्पल है। अब देखिए गति ग्राफ हमेशा आपसे पूछेगा कि गति ग्राफ में क्या क्या दिखाता है, एक तरफ तो डिस्टेंस दिखेगा, दूसरी तरफ टाइम दिखाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाएगा। आपको पूछे गति ग्राफ जो है, गति का ग्राफ किसके किसके बीच है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच है। वाई एक्सिस में टाइम है, एक्स एक्सिस में हमारा वाई एक्सिस में हमारा डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस में हमारा टाइम है। फिर इस तरह से देख लेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल तब तक किया जाता है जब तक
अलग अलग समय पर तय की गई दूरी हो और औसत चाल निकालने कहा जाए। असमान चाल से गतिमान देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इधर क्या कहता है, टाइम कुछ और लगा, डिस्टेंस कुछ और है, 1 मिनट में 50, 2 मिनट में 62, इस तरह से अगर कर ले तो समान समय में ना असमान समय में असमान चाल चलता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब वेग समय ग्राफ एक समान चाल देखिएगा, अब क्या करेंगे, एक समान चाल का इस तरह से बनेगा, ये पूछेगा, और ये वाला ग्राफ दिखेगा तो असमान का ये वाला ग्राफ दिखेगा तो ये समान चाल का। एक समान त्वरित गति का ग्राफ देखिए, पहले जानेंगे गति का क्या होगा। त्वरित गति एक्सेलरेशन का पूछ रहा है तो वेलोसिटी बाय टाइम होगा, तो एक समान समय में समान टाइम लगेगा, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक समान त्वरित ग्राफ। इस तरह से देखेंगे, इस तरह से एक समान वृत्तीय ग्राफ देख लीजिए, वेलोसिटी अपॉन टाइप का हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। वृत्तीय गति जिसमें अपना परिमाण नहीं बदलता लेकिन दिशा बदलता रहता है, एक समान वृत्तीय गति है। एक तरह हमको न्यूमेरिकल दिया है, क्या कहता है, इसको आप पढ़िएगा। एक गाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो पहला त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, और टाइम जो है किलोमीटर प्रति सेकंड में, घंटा में दिया हुआ 20 दिया हुआ है, तो बदलेंगे 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 करना पड़ेगा, तो 18 चौके 72, ये आ जाएगा 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया हमारे पास चाल। तो हमको पहला कहता है त्वरण। त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू अपन टी। v का वैल्यू दिया हुआ 72 माइनस 0 72 हो जाएगा। टाइम कितना लगा, टाइम दिया है 5, टाइम कितना दिया है 5 दिया है, तो 72/5 तो 14.5 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इसको हल एक्सेलेरेशन करके कितना निकाला है। थोड़ा इस पर देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी ने v बराबर यहाँ पे 20 है और u बराबर 0 है और टाइम बराबर 300 है। तो देखिएगा, क्योंकि ना टाइम 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 300 सेकेंड है, मिनट को ना सेकेंड में बदल जाते हैं। तो अब आइएगा, अब अगर हमको एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये बराबर होगा v माइनस यू अपन टी। तो 200 माइनस 0/300, तो इसको से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। तो इस तरह से देख लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही बनेंगे, ये बराबर इसी का फॉर्मूला लगा v माइनस यू अपन टी। इस तरह से आप पुट करके वैल्यू रख देंगे, कुछ खास नहीं है। अब आइए, हमारा चैप्टर नंबर है हमारा 9वां नंबर, क्या कह रहा है कि बल गति के नियम। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर कोई वस्तु दो विपरीत दिशा में एक समान बल लगाता है तो वह गति नहीं करेगी, इस तरह के बल को संतुलित बल कहते हैं। सपोज करिए कि समान बल लगाएंगे दोनों अलग साइड, किधर भी कुछ पुश नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, समान बल को क्या बोलेंगे, संतुलित बल कहेंगे। अगर एक समान बल ना हो तो वस्तु की गति उसे असंतुलित बल कहेंगे। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में काम करता है। किसी बक्से पे अगर बल लगाते हैं तो अगर वह नहीं खिसकता है, मतलब घर्षण बल लगाए गए बल के संतुलित कर रहा है। किसी वस्तु को त्वरित गति करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। गति का प्रथम नियम क्या कहता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, कुछ खास आगे नहीं था। जब वस्तु पे कोई बल ना काम करे तो वह उसी अवस्था में रहेगा। देखिएगा, ये कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल अवस्था में एक समान गति में है तो गति करती रहेगी, अगर अवस्था में रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। ये गति का प्रथम नियम कहता है। ये न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उदाहरण, जब हम बस पे सफ़र कर रहे होते हैं और अचानक ब्रेक लगता है तो हम क्या करते, थोड़ा सा झुक जाते हैं आगे, क्योंकि हम स्थिति में, गति की स्थिति में होते हैं बस, और बस वो रुकना चाह रही है। इस स्थिति में, उसी स्थिति में रहना चाहते हैं, बस में गति करना चाहते हैं, लेकिन बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जब बस में ब्रेक लगाया जाता है तो गति का कौन सा नियम, तो गति का जड़त्व का नियम अप्लाई होता है, हम आगे झुक जाते हैं। लेकिन जब हम बस चले भी नहीं, बस में बैठे हैं, बस चली भी नहीं है और अचानक बस चलती है तो हम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। क्यों, हम विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, और जैसे विराम अवस्था में अपना अवस्था बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन बस आगे चलती है तो बस गति में आ जाती है, इसको विराम का जड़त्व बोलेंगे। जब बस खुलती है तो पीछे की ओर झुकते हैं तो बस का जड़त्व का नियम पालन करता होता है। ये सब जड़त्व का नियम कौन सा, विराम का जड़त्व। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक उसका जड़त्व भी उतना अधिक। जैसे रेलगाड़ी का जड़त्व कार से ज़्यादा होगा। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। गति का दूसरा नियम क्या कह रहा है, न्यूटन ने संवेग राशि प्रस्तुत किया। उनके अनुसार किसी वस्तु का संवेग
उसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद कर लीजिएगा। संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा वेग की दिशा की ओर होता है। इसका मात्रा क्या होता है, किलोमीटर पर सेकंड। जैसे क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, केजी, और यहाँ पे गुना है तो गुना कर दीजिए। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो क्या कर देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा। बल बल ही संवेग को भी, बल जो है संवेग को भी परिवर्तित करता है। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होता है। इसलिए कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, इसमें फोर्स है, हमें पता है कि मास चेंज नहीं होता तो संवेग वेलोसिटी चेंज होता है। इसी तरह से एक फार्मूला आ जाता है P/T इज इक्वल टू mv माइनस u/t। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। ये दोनों में से कोई भी बदलने पर बल बदलेगा। से आपको बता दें सेकंड लॉ, ये बता दिए थे। अब हमारा चैप्टर, हमारा अध्याय 9 है। अच्छा, ये तो हम अध्याय 9 पढ़ा ही दिए हैं। देखिएगा, हमने दूसरा नियम बताया। दूसरा नियम पर एक फार्मूला जो बनता है F बराबर एम भी माइनस यू अपन टी। इस फार्मूला पर कोई न्यूमेरिकल है तो इसको कर लीजिएगा। कोई खास न्यूमेरिकल पीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछेगा नहीं, उस हिसाब से हम करवा रहे हैं। और एक न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है किसी वस्तु में जो है अगर क्रियाएँ हो रही है तो प्रतिक्रियाएँ होंगी। तीसरा नियम क्या कहता है, जब किसी वस्तु पर बल लगती है तो दूसरी ओर वस्तु के विपरीत भी एक ताक्षणिक बल लगता है। ये बल के परिणाम में समान होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। इस तरह से किसी पर हम प्रहार करते तो उधर से भी हमको चोट लगता है। तो प्रत्येक एवरी एक्शन हैज़ इट्स ऑन रिएक्शन। इधर हम एक्शन दे रहे हैं तो उधर रिएक्शन हो रहा है। सेम अनुपात, जितना हम बल से मारेंगे उधर से भी उतना भी हमको क्या लगेगा, प्रहार करेगा, रिएक्शन देगा। तो एक्शन और रिएक्शन की जब बात करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है सदैव बल युगल में रहते हैं। इसमें क्या होता है, सदैव जो बल है हमेशा इक्वल रहते हैं। तीसरा नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के ठीक उसके समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रियाएं होती है। क्रिया एक्शन बोलेंगे, प्रतिक्रिया रिएक्शन बोलेंगे, समान इक्वल अनुपात में होता है। इसका एग्जाम्पल है रॉकेट का उड़ना। तृतीय नियम की गोली के निकलने पर बंदूक पीछे की ओर धकेलना तीसरा नियम पर उदाहरण है। नाविक जो होता है, नाव क्या कह रहा है, नाविक आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। तीसरा नियम के उदाहरण है। ये सपोज क्या करेंगे, जैसे ये आगे के उधर कूदेंगे, इस तरह से पुश करेंगे तो ये तो इधर अपना पैर से इधर पुश कर देना नाव को। अब इधर कोई ज़मीन है, अगर यहाँ पे नाव तो पानी में रहेगा ना, तो ये क्या करेगा ना, इधर फिसलेगी और ये आदमी इधर बहेगा। तो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। तो ये तीसरा आपको याद रखना, जैसे सपोर्ट को लेगा रॉकेट को उड़ना तीसरा नियम, बंदूक का गोली से निकलना छोड़ना तीसरा नियम, नाविक का कूदना नाव को, तो यह भी तीसरा नियम को फॉलो करेगा। अब आइए कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। संवेग संरक्षण, आपको द्रव्यमान का संरक्षण का नियम बताए थे। द्रव्यमान को तो ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये भी संवेग संरक्षण वही होगा। इस थ्योरी के अनुसार दो वस्तुओं के बीच को जो संवेग होता है टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है। तो बोल सकते हैं कि संवेग को ना तो बना सकते ना तो ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे अगर टकराने से पहले किसी का m1 u1 था और m2 u2 था, टकराने के बाद m1 v1 हो गया, m2 v2 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ बराबर होगा। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमारा 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। यह चैप्टर करके ये वीडियो को एंड कर देंगे। कहता है गुरुत्वाकर्षण, इससे क्वेश्चन बनेगा यदि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं, पिंड, तारे, ग्रह आदि एक दूसरे को उसके द्रव्यमान की वजह से आकर्षित करते तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स करते। कोई भी दो पिंड जो है द्रव्यमान में आकर्षित करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। उसका क्या होता है, मास का प्रोडक्ट होता है और उसके आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से देख लीजिएगा प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनेट के साइन को हटाना है तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी से। तो इस तरह से कोई बोलते ग्रेविटेशनल को जी बोल सकते हैं। जी बराबर m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिएगा ये जो जी है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये कभी यूनिट आपको पूछ देगा, कभी क्या कह देगा, ये जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये यूनिट आपसे पूछेगा तो आपको याद करना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे जो है जी का वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी नहीं बदलता, ये हर जगह समान होता है, इक्वल होता है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहने पर
बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है और इस केंद्र को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। न्यूटन के गणित की नई शाखा जो है, एक कलन की खोज किया था, कैलकुलस की खोज किसने किया था? न्यूटन ही किया था। गुरुत्वाकर्षण बल जो भी खोज किसने किया है? न्यूटन किया। न्यूटन ने 3 नियम भी दिए। कैपलर का नियम देख लीजिएगा आप लोग। कैपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए हैं। पहला नियम कह रहा है प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि निम्न चित्र में एक दिखाया गया। दूसरा नियम कहता है सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार इस तीसरा क्या कहता है? ये नियम इम्पोर्टेंट है। सूर्य से किसी ग्रह की जो औसत दूरी होती है का घन उसके ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका क्या बोलेंगे? इसका घन, दूरी का घन उसके टाइम समांतराल के समानुपाती होता है। यहाँ पे स्थिरांक को स्टैंड दे दीजिएगा, कांस्टेंट डाल दीजिएगा। अब देखिएगा हम क्या बोलेंगे, बात करेंगे जी की। स्मॉल जी की बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर होता है। जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। जी का वैल्यू पृथ्वी पर जो होता है 9.8 लेते हैं, लेकिन पृथ्वी के दोनों पोल पर अब अधिकतम होता है 10 होता है। हम सब कहता है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जी का मान 10 ही ले लेते हैं, लेकिन किसी किसी सवाल में 9.8 लिखते हैं तो 9.8 मानना ही है, क्वेश्चन में लिखा रहता है। पृथ्वी पे जी का मान मून पे जी के मान का लगभग 1/6 भाग होता है। इसलिए जिस व्यक्ति का चांद पर वज़न 5 kg है तो यहाँ पर 30 kg होगा, क्योंकि 6 से गुना हो जाएगा। सपोज़ हम 60 kg का वज़न यहाँ पर है, भार होना चाहिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे kg दिया तो kg ही लिख लेते हैं। 60 वैसे kg नहीं होता, भार होता है, भार बदलता है। यहाँ पे kg 60 kg का कोई व्यक्ति है, मून पर इसको भेजेंगे तो 1/6 से भाग लग जाएगा, तो 6 दूनी 60, तो मून पर उसका कितना हो जाए 10 kg। कोई 12 kg का मून पे दिखा रहा वजन, तो यहाँ पे पृथ्वी में 12 गुना 5 कर देंगे, 12 पंजे 60 kg का हो जाएगा, 12 छक्के 72 kg का हो जाएगा। हाँ 6 से गुना होगा। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या कह रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, ये याद करिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान ये फैक्ट है 6 गुना 10 पर पावर 24 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या 64 किलोमीटर होती है, या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। अब द्रव्यमान देख लेंगे। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। द्रव्यमान का वैल्यू जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा या ब्रह्मांड पर किसी भी ग्रह पर होगा। द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है, याद रखिएगा। सो वी कैन से दैट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहता है अगर भार फिक्स नहीं रहता है, ये जो भार अभी बताए थे वो किसी वस्तु का भार बदलेगा, ठीक है, तो भार ये हमेशा फिक्स रहता है, जगह जगह बदलता रहता है। भार का मान जी पर निर्भर करता है। जी पोल पर जाएगा तो अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। जी का मान चेंज हुआ मतलब भार का मान बदल जाएगा। वेट बराबर होता है मास इंटू जी। भार बराबर होता है क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रनोद या बल क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रनोद कहते हैं। दाब का सही मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन प्रति मीटर। ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया, इसको लिखते हैं, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स को बोलेंगे न्यूटन, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको बोलेंगे। अब उत्प्लावन बल क्या होता है? इसलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। सपोज कोई वस्तु को हमने क्या क्या पानी में डुबो दिया, पानी जो होता है इस फोर्स को थोड़ा सा पुश करती है आगे की ओर, यही फोर्स को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उस पर जो पानी द्वारा बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो तो वो पानी में डूब जाएगा। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व वाली, जिसकी घनत्व ज़्यादा होगी वो डूब जाएंगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी सरल तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वो ऊपर की ओर एक बल अनुभव करता है। वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। जलयानों, पनडुब्बियों के डिज़ाइन करना बनाने में इसका यूज़ होता है। शुद्ध जल की जो शुद्धता का इस्तेमाल जो होता है इसको बोलते हैं लैक्टोमीटर से हम लोग मापते हैं, जो इसमें भी आर्किमिडीज का सिद्धांत यूज़ होता है। हाइड्रोमीटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। दूध की शुद्धता कहता है लैक्टोमीटर से मापते हैं, इसकी भी शुद्धता होता है। आपेक्षिक घनत्व, घनत्व क्या होता है देखिएगा। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व और किसी दूसरे की अपेक्षा घनत्व के रेशियो लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेशियो। तो पढ़ लीजिएगा, अपेक्षिक घनत्व और किसी पदार्थ का घनत्व, पानी का घनत्व, किसी की अपेक्षा का जब रेशियो लेते हैं तो अपेक्षिक घनत्व होता है। थोड़ा सा चैप्टर है कार्य और ऊर्जा, देखते हैं, जहाँ तक होगा तो करवा ही देते हैं। क्या कहता है? कार्य और ऊर्जा। कठोर काम कहता है, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है,
तो देखिएगा, मैदानों में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना आदि कभी कभी कार्य में नहीं गिना जाएगा विज्ञान की भाषा में। ठीक है। देखिएगा, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना है विज्ञान में कार्य होने के दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। W बराबर एफ एस इंटू कॉस थीटा बराबर होता है, तो फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब कार्य होगा। इसमें कोई एक दिशा में क्या होता है, क्या कहता है, इसमें से कोई एक दिशा में पूरी न होने पर विज्ञान के अनुसार कार्य नहीं होगा। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य का सही मात्रक जूल होता है। अगर विस्थापन तथा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो कार्य निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अब ऊर्जा की बात करेंगे, क्या इसको बोल सकते हैं एनर्जी। वस्तु में निहित ऊर्जा उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। ऊर्जा का भी सही मात्रक जूल होता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के जो दो मुख्य रूप होते हैं, तो एक है गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में जो है निश्चित वेग से गतिशील को क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इस प्रकार इस वेग को प्राप्त करने के लिए कार्य के बराबर होता है। एक समान वेग से चलने वाली गतिज ऊर्जा होती है वैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv², याद रखिएगा, इसका बहुत सारा फॉर्मूला आएगा। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु का जो है u है 0 हो जाए, 0 के बराबर हो या ना हो, तो भी 0 के बराबर हो, कुछ बात समय काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² माइनस u²। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो देख लीजिएगा इसको, काइनेटिक एनर्जी तब क्या हो जाएगा, तो 1/2 mv² माइनस u²। अब देखिएगा स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है, ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द अर्थ होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार कोई भी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि दूसरे रूप में बदला जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर फर्क क्या होता है, कांस्टेंट डालेंगे, ये कांस्टेंट माइनस के ई बराबर होता है 1/2 mv² mgh करेंगे कांस्टेंट, इसको जब जोड़ेंगे तो इधर भेजेंगे तो इस तरफ -1 mv² हो गया, कट जाएगा, उसके बाद gh, तो ये हो जाएगा pe बराबर ke²। अब देखिए कार्य करने की दर क्या होता है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बाय समय, पावर बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, इतना जूल देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर है ध्वनि। तो देखिएगा, ध्वनि से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ध्वनि जो होता है विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि किसी द्रव्यमात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, यह क्वेश्चन पूछा, ध्वनि किस रूप में संचारित होती है, अनुदैर्ध्य। ध्वनि किसी माध्यम में क्रमागत संपीड़न अथवा विरलन के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल विक्षोभ ही संचारित होता है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होती क्योंकि इसको बहने में, संचारित होने में किसी एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवृत्ति रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में एक समय को आवर्तकाल कहते हैं। देखिएगा, आवर्तकाल का डेफिनेशन होता है n बराबर 1/t होता है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, n बराबर होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से मापते हैं। ध्वनि का वेग भी आवृत्ति, और ध्वनि का वेग भी आवृत्ति न्यू बोलते हैं इसको। तरंग दैर्ध्य इसका लैम्डा के भी संबंध है, v बराबर लैम्डा इंटू वी। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचारित होने के लिए माध्यम की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। अच्छा बताइए, अगर ताप ज़्यादा कर देंगे तो ध्वनि ज़्यादा बहेगी। ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए आलम्ब समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतराल अवश्य होना चाहिए। किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तन के कारण इसे अनुकरण कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता, गुणता, फिर वह संगत तरंगों के द्वारा निर्धारित होती है। तारत्व अगर अधिक तो ध्वनि की प्रबलता भी अधिक हो जाएगी। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कौनों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं।
मोनोध्वनि की सर्व जो क्षमता है आवृत्तियों का परास औसत 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मोनो सुन सकता है। सर्वत्र के परास कम आवृत्ति जैसे 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा उसको अश्रव्य कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा उसको पराध्वनि कहेंगे, इंफ्रासोनिक कहेंगे। कहते हैं श्रव्यता परास कम आवृत्ति ध्वनि को अश्रव्य कहते हैं तथा श्रव्यता परास से अधिक आवृत्ति को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक उपयोग हैं। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में तथा जल के नीचे चट्टानों, फिर घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि का पता लगाने में करते हैं किसका, सोनार का प्रयोग। आगे का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कहला है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, स्वास्थ्य अथवा इसकी बिगड़ना। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाता है। विज्ञान की भाषा में शारीरिक रूप से स्वस्थ होने से बेहतर स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए रोग तथा इसके कारण। जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों, क्रिया अथवा संरचनाओं में खराबी होने लगती है। ये परिवर्तन रोग लक्षण को दर्शाते हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, किसी घाव में, ठीक है। लेकिन इन लक्षणों से हम ये नहीं समझ सकते हैं कि कौन सा रोग है, क्योंकि सिर दर्द परीक्षा के भय से भी हो सकता है तथा मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, इससे भी मेनिंजाइटिस से रोग होता है। तीव्र प्रचंड तथा दीर्घकाल रोग, कुछ रोग की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी, जुकाम बहुत कम टाइम में होती है। जो रोग लंबी या जीवन पर्यंत रहते हैं ऐसे रोग को दीर्घकाल रोग कहते हैं। फीलपाव रोग, इंसेफेलाइटिस, दीर्घकाल रोग तथा अस्वस्थता। खांसी जुकाम तीव्र रोग है, 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। अगर हम फेफड़े के 6 कीड़ों के संक्रमित होते हैं, दीर्घकाल जो हमारे वजन को कम करेगा, हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। रोग के कारक क्या कहता है, आपका लिखा हुआ है बुक। रोग के बहुत से कारक हो सकते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव के संपर्क में आना, दूषित जल के संपर्क में आना, सही पोषण न मिलना। संक्रामक तथा असंक्रामक कारक, वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं वे संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे जुकाम, खांसी आदि। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते हैं, यद्यपि ये बहुत आंतरिक एवं असंक्रामक होते हैं, जैसे कैंसर आनुवंशिक और सामान्यता के कारण होते हैं। पैप्टिक वर्ण का कारक एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। इस बीमारी में आमाशय तथा गृहिणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तचाप होते। मार्शल तथा वॉरेन को 2005 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पेप्टिक वर्ण के कारक उपचार का पता लगाने के लिए किया जाता है। संक्रामक रोग देखिएगा कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, वायरस से होने वाले सामान्य रोग है। क्वेश्चन बहुत पूछता है, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स। बैक्टीरिया से होने वाले रोग है टाइफाइड, बुखार, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स। स्किन डिजीज है, ज़्यादातर कवक फंगी के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया तथा कालाजार नामक रोग होता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा किए गए रोग पर काम करता है, वायरस द्वारा किए गए रोग पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग के कुछ उदाहरण हैं, खांसी, जुकाम तथा क्षय रोग। जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं हैजा। लैंगिक क्रिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं जैसे सिफिलिस, एड्स आदि। सिफिलिस, एड्स आदि। नेक्स्ट देखेंगे एड्स, जो है एड्स से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। हाथ मिलाने, गले लगने से नहीं होता है जब तक संक्रमित व्यक्ति के साथ स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड से संपर्क में न हो, यानी रक्त से संपर्क न हो, कुछ यौन संबंध न हो, रक्त का हस्तांतरण से भी एड्स फैलता है। यह सुई देखिएगा, कोई आपको इंजेक्शन देता है निडिल से, अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति से वही यूज़ कर लिया निडिल आपको भी, तो आपको हो जाएगा एड्स। कहता है गर्भाशय में रोगी माता का अथवा शिशु को स्तनपान में एड्स फैलता है। कहता है कुछ रोग रोगी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति पर रोगवाहक वेक्टर द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे मलेरिया का वेक्टर है मादा एनोफिलीज मच्छर, डेंगू बुखार का एडीज मच्छर। HIV हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देते हैं, जिससे हम प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमण से मुकाबला नहीं कर पाते। HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति इन्हीं छोटी छोटी बीमारियों के कारण मरते हैं। हेपेटाइटिस बैक्टीरिया पीलिया के कारण कारक है जो यकृत को असर करते हैं। टाइफाइड हमारे आहार नाल को असर करते हैं। संक्रामक रोग के 2 उपचार हैं, या तो उनके प्रभाव को कम कर दे या उसके कारण को समाप्त कर देते हैं। औषधि के रूप से एंटीबायोटिक लेते हैं, औषधि के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन का बनना मुश्किल है एंटीबायोटिक के कंपैरिजन में, क्योंकि वायरस दूसरे के कोशिका के इस्तेमाल करती है खुद को बढ़ाने के लिए। टीका का जो है आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, ये क्वेश्चन पूछेगा।
चेचक का टीका का भी आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों के निवारण करते हैं, टिटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, चेचक, पीलिया आदि का। अब हमारा चौथा चैप्टर है प्राकृतिक संपदा। इसमें कुछ खास में कुछ लिमिटेड टॉपिक में हम फिनिश कर देंगे। जीवन के लिए जो परिवेश, ताप, जलवायु, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी 75% भाग पर जल है। वायु जो है जो पृथ्वी को कंबल के समान ढकी रहती है उसको वायुमंडल कहते हैं। एक बिहार में ना एक बार स्कूल का निरीक्षण हो रहा, बिहार में आजकल ना स्कूल का बहुत जांच हो रहा था। वहाँ पे एक टीचर में ना, ये जो ऑफिसर थे जो चेक कर रहा था, वो वायुमंडल पूछ रहा था। टीचर ने मतलब हंसी इसलिए आ रही थी कि देखिए ऑफिसर और थोड़ा टीचर्स में तो डिफरेंस थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि तो लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है ऑफिसर या टीचर दोनों में बहुत अनुभव रहता है। तो देख रहे दोनों में आपस में बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि बिहार में जो तो वायुमंडल वाला क्वेश्चन आ गया था, वायुमंडल क्या होता है। तो वायु के जो याद रखिएगा, वायु जो पृथ्वी को कंबल समान ढके रहते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। कुछ कुछ टीचर में से तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भरे रहते हैं, कूट कूट के भरे रहते हैं, और उसका अपना एक्सपीरियंस होता है उतना साल का, 10 साल 12 साल का। अब देखिएगा वो ग्राउंड लेवल से स्टूडेंट से जुड़े रहते हैं। ऑफिसर क्या रहते हैं, वो तो उसका विभागीय काम होता है अपना एसी के बैठ के। कुछ कुछ ऑफिसर भी मेहनत होते वाले होते हैं, क्या कही कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जीवन को आश्रय देने वाले पृथ्वी का यह घेरा, जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीवन मंडल के नाम से जाना जाता है। सजीव जो होते हैं जैविक मंडल का जैविक घटक है। वायु, जल और मृदा जीवन मंडल के निर्जीव घटक हैं। जीवन की जो श्वास है वायु लेते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का मिश्रण होता है। पृथ्वी पर जो है जीवन वायु घटकों का परिणाम है। शुक्र तथा मंगल के वायुमंडल में 95 से लेकर 97 तक कार्बन डाइऑक्साइड है। यूकेरियोटिक कोशिका में बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं तथा तोड़ने तथा उसे तेजी से प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर रहती है। हरे पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। जलवायु के नियंत्रण और वायुमंडल में भूमिका, वायु जो है उष्मा का कुचालक है। याद रखिएगा, वायु जो है उष्मा का कुचालक है। पृथ्वी पर तापमान लगभग समान बने रहने के कारण वायुमंडल है। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं रहने के कारण तापमान -190 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री के मध्य रहता है। वायु की गति पौने देखें, मौसम का गर्म होना, ठंडा होना, वर्षा का ना होना, तेज़ हवाएं चलना, ये सभी घटनाएं वायुमंडलीय में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बढ़ने का परिणाम है। स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण से परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली वायु की दिशा में परिवर्तित हो जाता है। वर्षा क्या होता है, दिन के समय जब स्थलीय भाग गर्म हो जाता है तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। यह वाष्प गर्म हवा के साथ ऊपर चली जाती है। जलवाष्प ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है और संघनित प्रक्रिया के बाद छोटे छोटे बूंद में बदल जाता है, जमा हो जाता है, बादल का रूप ले लेता है, जिससे बारिश नीचे गिरती है। वायु में उपस्थित धूल के कण दूसरे निलंबित कणों के रूप में कार्य करते हैं। वर्षा के पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। कई बार हमने सुना है कि न्यूज़ में बंगाल की खाड़ी में वायु का दाब कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा आई है। वायु प्रदूषण क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम का दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वायु की गुणवत्ता को कम कर देती है। नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा के रूप में जमीन पर गिरते हैं। सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन मिले रहते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। इसे धूम कोहरा कहते हैं। प्रदूषित वायु में सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग या एलर्जी जैसी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। सभी कोशिका में कोशिकीय प्रक्रिया जलीय माध्यम में रहती है। जल एक महत्वपूर्ण संपदा जो जीवन स्थल पर निर्धारित होती है। जल प्रदूषण क्या होता है, जल में जो अनैच्छिक पदार्थ हो जाएंगे उसको क्या कहेंगे, जल प्रदूषण। कुछ खास पॉइंट इसमें है नहीं कि आपको हम बताएं जल प्रदूषण में कुछ खास। अब देखिएगा, ये है नाइट्रोजन चक्र। तो देखिएगा इसमें आपको नाइट्रोजन चक्र में हम ना क्या किए हैं, 8th का NCERT पढ़ाए हैं, उसमें हम नाइट्रोजन चक्र का हम पढ़ाए हैं किस तरह से ये बनता है। एक साइकिल के रूप में चलता है, इसमें भी कुछ खास नहीं, इसको भी हम लीव करते हैं। कार्बन चक्र का भी देख लीजिएगा, कार्बन चक्र भी होता है वाटर साइकिल की तरह। अब थोड़ा सा देखिए क्या कहता है वायुमंडल में, क्या कह रहा है,
वायुमंडल प्रक्रिया में कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों को वृद्धि संसार का औसत तापमान को बढ़ा सकती है। इस प्रकार को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होगी, जिससे हम वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ऑक्सीजन चक्र भी एक चक्र होता है, आप देख लीजिएगा। ओजोन क्या, देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओजोन, वायुमंडल में ऊपरी परत में ओजोन परत होता है, जहाँ O3 ओजोन गैस में उपस्थित होता है। O3 गैस एक विषैला होता है, सूर्य से आने वाले हानिकारक गैस को अवशोषित कर लेता है। अल्ट्रावायलेट रेस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन और कहता है फ्लोरीन उपस्थित होते हैं, जो O3 के साथ अभिक्रिया करके O3 को O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत को छिद्र देखा गया है, पाया गया। अब हमारा चैप्टर 15 है खाद्य पदार्थों में सुधार। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि सभी जीवधारों में भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ में कृषि और पशुपालन से होते हैं। हमारे देश में जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है, ये बात सही है। फलतः पशुधन उत्पादन की क्षमता बढ़ाना हमें क्या आवश्यक है। हरित क्रांति जो है भारत में स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था, जो गेहूं के उत्पादन के लिए बढ़ा। नीली क्रांति मछली उत्पादन से जुड़ा। श्वेत क्रांति दूध, वर्गीस कुरियन के द्वारा दिया है। कहता है संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा संगठित ये सारे उदाहरण है। अब देखिए कुक्कुट पालन, ये सारे है। फसल के उत्पादन की में उन्नति, देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होंगे हमको गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार होंगे। प्रोटीन के स्रोत चना, मटर, उड़द, मसूर, सोयाबीन होंगे। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में मिलता है। तेल व बीज सोयाबीन, मूंगफली, तितली, सरसों होते हैं। असली हमको सूरजमुखी से मिलता है। अलसी और सूरजमुखी से तेल की प्राप्ति होती है। सब्जियाँ से, सब्जियाँ मसाले, फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण की मात्रा में प्रोटीन तथा वसा भी प्राप्त होते हैं। चारा फसल जैसे जई हो गया, सूरन घास हो गया, ये सारे चारा फसल है। फोटो पीरियड्स क्या होते हैं, दीप्ति काल सूर्य के प्रकाश काल से संबंधित होता है। पौधे में जो पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। वर्षा ऋतु में उगने वाले फसल की खरीफ फसल कहते हैं, जो जून से अक्टूबर तक होता है। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द, ये सारे कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। कौन कौन एग्जाम्पल है जो हम लोग नवंबर से अप्रैल तक मनाते हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। भारत 1960 से 2004 तक अन्न पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। कृषि गतिविधियों में सुधार का निम्न प्रयोग है। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन का प्रबंधन, फसल का क्या कर सकते हैं, सुरक्षा और प्रबंधन करना चाहिए। अब फसल किस्मों में सुधार कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है कि उच्च उत्पादन प्रति हेक्टेयर में कुछ इंपॉर्टेंट तो रहा नहीं, इसको हम लोग नहीं छोड़ देते थोड़ा सा। तो हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, तो आप देख लीजिए पॉज करके। अब देखिएगा फसल उत्पादन तथा प्रबंधन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो फसल उत्पादन प्रबंधन, भारत में कुछ छोटे छोटे फसलों की खेती को लेकर बड़े बड़े फॉर्मों तक पहुंचाना। चलिए अब देखिएगा क्या कह रहा है, पोषक का प्रबंधन। देखिएगा क्या कहता है, पौधों में भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों में पोषक तत्व हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधों में 16 पोषक तत्वों का आवश्यक होता है। हमें हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक 6 की मात्रा अधिक मात्रा में वृहद पोषक कहलाता है। हमें भी शेष 7 पोषक मात्रा कम होती है, इसलिए इसे सूक्ष्म पोषक कहते हैं। अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी में खाद्य पदार्थ तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। आइए हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये वही चैप्टर है क्या, बस ये लास्ट चैप्टर है। यही पेज जो है हमारा अंतिम पेज है, एंडिंग पॉइंट पर आ गए हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक स्रोत है हमारा हवा, तो पोषक क्या बोले, कार्बन और ऑक्सीजन। पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मृदा, इसमें वृहद पोषक आपको बारे में इससे ना बहुत क्वेश्चन पूछा है। वृहद पोषक कौन कौन से आते हैं मृदा से, वृहद पोषक कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक कौन कौन से होंगे, तो ये हैं आयरन, ये नोट करने वाला पॉइंट है, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अब देखिए कि खाद क्या होता है। खाद में क्या है, खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा ये मिट्टी की अल्प मात्रा में पोषण प्रदान करते हैं। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी अतिरिक्त नहीं हो पाता है। खाद को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक हरी खाद होता है, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। उर्वरक, देखिएगा उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है, एक पादप पोषक है। उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का बहुत या बिल्कुल नहीं उपयोग होता है। केंचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है। धान की खेत में नीली हरी शैवाल मिट्टी को उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती
अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र आवश्यक होता है। ये फसल तंत्र जो है कीट पीड़क खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। सिंचाई देखिएगा क्या खास लिखा है। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित होती है, जैसे मानसून वाली खेती। भारत में सिंचाई के लिए पानी के क्षेत्र कुएं, नहर, तालाब तथा नदियां हैं। बांध का भी निर्माण वर्षा जल के संरक्षण के लिए भी किया जाता है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या कह रहा है, ये लास्ट है, यही कॉलम के बाद फसल पैटर्न क्या कहता है देखिएगा। मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसल को एक ही साथ खेत में उगाते हैं, जैसे गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, मूंगफली और सूर्यमुखी। अंतरान्विक फसल क्या होता है, अंतरा फसलीकरण में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, जैसे सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। ये आपका 9th का पूरा चैप्टर पॉइंट वाइज जो एग्ज़ाम में उपयोगी हो गए बिहार टीचर के और बिहार के सारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो यहीं तक रखिए। ये पूरा चैप्टर साइंस का हमने कंप्लीट करवा दिया। NCERT 8 का भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप जाके देख लीजिए। 8th हो जाएगा, इस तरह से 9th हो जाएगा, उसके बाद 10th लाएंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।